हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट इज़ बिजनेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली टू हुम इट इज़ मेड इट इज़ कॉल्ड। तो जब एक ऑफर या प्रस्ताव केवल उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जिसे वो प्रस्ताव या ऑफर किया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोथ द पार्टीज। तो देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, राइट। तो वहाँ पे क्या कहा गया कि देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है कि वो जब एक पार्टी जो एग्रीव पार्टी होती है उसके हैंड तक वो क्या होता है? हमेशा वैलिड होता है। अगर वो चाहे और वो केस करे तो वो कर सकता है, उसके एंड तक वो वैलिड होता है। और क्यों? क्योंकि दूसरी जो पार्टी होगी वो कैसी होगी? वो मतलब उसका जो इंटेंशन होगा वो सही नहीं होगा, और इसी वजह से जो आपके एग्रीव पार्टी है उसके हैंड पे ये हमेशा इन्फोर्सिबल रहता है। तो देखिए, वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में यही डिफरेंस होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली तो वैलिड होती है, राइट, उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में डिफाइन किया गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब बिल्कुल लीगल होता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसकी वजह से वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड, मतलब बेकार हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब वो लीगल नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में जब किसी सिचुएशन और किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वॉइड हो गया, बेकार हो गया, तो कोई भी पार्टीज़ अब उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकती है। कोई भी पार्टीज़ के पास कोई भी राइट नहीं होता है केस करने का, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या हो गया? बेकार हो गया, वॉइड हो गया, है ना। लेकिन वो इनिशियली क्या होता है? वैलिड होता है। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट बना होगा तब वो सही था, बाद में वो ख़राब हो गया। अब ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा हो जाता है? वो आपका शुरू से ही सही नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो एक पार्टी के हैंड पे हमेशा इन्फोर्सेबल रहेगा, क्योंकि अगर वो पार्टी चाहे तो वो उस पर केस भी कर सकती है, उसके लिए वो लॉफुल भी होगा। किस पार्टी के लिए? जो एग्रीव पार्टी होगी। तो इसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सूट फाइल करने का राइट जो होता है वो एग्रीड पार्टी के पास रहता है, हमेशा रहता है। उसी के एंड पे ये हमेशा वैलिड रहती है, उसी के एंड पे वो इन्फोर्सेबल रहती है, राइट। और फॉरबिडन बाय लॉ मतलब हो गया इलीगल, पूरी तरीके से जो चीज़ लॉ ने मनाही कर रखी होगी। तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि वो वॉइड हो चुका है, बेकार हो चुका है। पहले वो वैलिड था लेकिन अब तो वो बेकार हो चुका है किसी भी रीज़न की वजह से। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्टी के लिए, एक हैंड पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉइड एब इनिशियो मीन्स। वॉइड एब इनिशियो मीन्स मतलब होता है, ये वॉइड एब इनिशियो एक लैटिन वर्ड है, राइट। और लैटिन वर्ड मतलब क्या हो गया कि शुरू से ही बेकार। तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही वो वॉइड था, बेकार था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की सेक्शन 17 में क्या कहा गया है? मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, कोएर्जन, किस चीज़ को सेक्शन 17 में एक्सप्लेन किया गया है? तो पहली बात तो ये जो जितने भी ऑप्शन दिए गए वो कहाँ से आए हैं इसे समझते हैं। जो आप एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ना, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें को रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कंसिड्रेशन का होना ज़रूरी है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। वहीं पे एक आता है फ्री कंसेंट, है ना। फ्री कंसेंट, इसको मतलब क्या हो गया कि जो सामने वाला पर्सन हो वो सहमत जो हो रहा है ना, जो उसने कंसेंट दे रहा है वो बिल्कुल फ्री हो, किसी तरीके से दबाव में ना हो, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। तो ये जो फ्री कंसेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ज़रूरी होता है, उसको सेक्शन 14 में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को। अब इसी सेक्शन 14 में ये बताया गया कि कोई भी कंसेंट को आप फ्री कब कहेंगे, है ना, कब कहेंगे कि ये फ्री है,
और कब कहेंगे कि ये फ्री नहीं है? तो सेक्शन 14 में बताया गया कि कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। हम कंसेंट को फ्री तभी कहेंगे जब इसमें से कोई भी चीज़ ना हुई हो। अब वहाँ पे जाके ये सारी बातें कही गई, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, कोएर्जिन। तो सेक्शंस याद रखिएगा। 14 तो फ्री कंसेंट का सेक्शन हो गया, उसमें बताया गया कि फ्री कंसेंट कब कहेंगे, तो वहाँ पे बताया गया कि जब ये सब चीज़ें नहीं हो। 14 के बाद क्या हो गया? 15 किसका हो गया? कोएर्जिन का, ठीक है, कोएर्जन, ठीक है। 16 किसका हो जाता है? 16 होता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आपको अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए आपको हम प्रेशर डाल रहे हैं कि ऐसा काम करो, क्योंकि हम डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस करना किसी को। तो सेक्शन 16, 14 फ्री कंसेंट, 15 कोएर्जन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 किसका हो गया? फ्रॉड का हो गया। और उसके बाद आपका 18 किसका हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन का हो गया। और उसके बाद 20, 21, 22 ये तीनों किसके चले जाते हैं? मिस्टेक के चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी फ्री कंसेंट के लिए बताई जाती हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप सब बातें ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ऑफर टू सेल हिज कार फॉर ₹50,000 to B say he would buy it for ₹40,000, then इट इज़ अ केस ऑफ। तो ए जो कि 50,000 रुपये में अपनी कार को बी को सेल करना चाहता था, बेचना चाहता था, उसका ऑफर उसने रखा कि मैं आपको अपनी कार 50,000 में दे दूंगा। उल्टे बी ने क्या कह दिया कि मैं आपकी कार तभी खरीदूंगा जब आप मुझे 50,000 की जगह 40,000 में देंगे। इस तरह के सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। ऑप्शन नंबर सी, प्रति प्रस्ताव। मैंने आपको एक ऑफर दिया कि 50,000 में खरीद लो, आपने मुझे सेकेंड ऑप्शन दे दिया कि आप 40,000 में कहो तो मैं खरीद लूंगा, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सियस एड आइडम मीन्स। तो कॉन्सियस एड आइडम मीन्स होता है मीटिंग्स ऑफ माइंड्स। अब मीटिंग्स ऑफ माइंड मतलब क्या होता है? मीटिंग्स ऑफ माइंड का मतलब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो जिन चीज़ों में म्यूचुअली हम एग्री कर जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, जैसे कॉबलर वगैरह इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर आपने शूज़ बनवाई तो अब आपको पता है कि अब उसको पेमेंट करना है, तो आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, तो दैट इज व्हाट? कॉन्सेंशुअस एड आइडम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैरिड वुमेन कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर। एक विवाहित स्त्री अपने डैश के लिए अलग से अनुबंध कर सकती है। तो अगर एक मैरिड वुमेन है तो उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए वो जो उसकी अपनी होगी, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट, आप अपनी ही चीज़ के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी से भी। तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं, हस्बैंड की प्रॉपर्टी अगर आप कहते हैं तो उसमें हस्बैंड का भी राइट है, तो वो अपने आप से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी कैसे कर सकती है। फादर्स एसेट्स, तो फादर्स में फादर की भी राइट होगी और उसके ब्रदर्स की या सिस्टर उनकी भी राइट होगी, तो वो फादर्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे अपने पर्सनल लेवल पे एग्रीमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। मदर्स एसेट्स नहीं कर सकती। सो आंसर विल बी व्हाट? स्त्रीधन। अब स्त्रीधन होता क्या है? तो जो मैरिड वुमेन अपनी पूरी लाइफ टाइम जो भी किसी से गिफ्ट पा रही हैं, आप जिसको कहते हैं ना डाउरी, दहेज वगैरह, ये सब स्त्रीधन कहलाता है बेसिकली। तो लीगल टर्म में इन दहेज वहेज की चीज़ों को स्त्रीधन कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली लड़की को दी जाती है ना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे डाउरी को क्या समझते हैं कि लड़के को दिया जा रहा है, पर उसे लीगल टर्म में स्त्रीधन माना जाता है, क्योंकि वो उसका अपना हो गया, सब कुछ उसका अपना हुआ, तो वो स्त्रीधन के लिए अपना अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पूरी लाइफ टाइम में उसको जो भी चीज़ें उसकी अपनी हुई, जो उसको गिफ्ट करके मिल रही है, तो वो सब चीज़ें उसकी खुद की होती हैं, स्त्रीधन उसी को कहते हैं, तो उसके लिए वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A agrees to sell his car worth ₹1,80,000 for ₹10,000 only to friends and A's consent is free. What kind of contract is it? अब बोला गया ए क्या करता है, ए अपनी एक कार है जिसको सेल करने के लिए एग्री हो गया, जिस कार की जो वैल्यू है ना वो 1,80,000 की थी। 1,80,000 रुपये की कीमत वाली जो कार थी उसको वो अपने फ्रेंड को 10,000 में सेल करने के लिए रेडी हो गया। और ये जो सेल करने के लिए वो रेडी हो गया ना, उसका कंसेंट बिल्कुल फ्री था, मतलब किसी तरीके के दबाव में कोई, मतलब आपको धोखा देके, धमकी देके, किसी तरह से चीट करके नहीं करा रहा है, बिल्कुल फ्री होके फ्री कंसेंट के साथ वो कर रहा है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अब आप सोचिए, इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी था? कंसिडरेशन का होना है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, मतलब ऑफर किया गया, एक्सेप्ट हो रहा, फ्रेंड रेडी हो जाएगा, भाई 1,80,000 की चीज़ 10,000 में मिलेगी, तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस है। तो ये सब चीज़ें हैं, फ्री कंसेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? यस, दैट इज वैलिड। सो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन
और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर नोन एज। एक ऐसा प्रॉमिस या एक ऐसा वचन जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन के लिए किया जा रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, पारस्परिक वचन, है ना। और इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन F में एक्सप्लेन किया गया था, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड। माइनर से अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट कर लिया तो भले ही एग्रीमेंट में सब कुछ रहा, फ्री कंसेंट हुआ, है ना, और आपका कंसिडरेशन है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, सब कुछ है, लेकिन माइनर से किया गया एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। ऐसा किस केस में हुआ? सलमा बेगम वर्सेस जॉन मोहम्मद खान, बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस, मोहिरे बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, या चिनैया वर्सेस रमैया का केस। से आंसर विल बी व्हाट? मोहिरा बीबी वर्सेस धर्मदास का घोष का केस। तो यहाँ पे क्या हुआ था? बेसिकली वहाँ पे एक माइनर ने बोरो किया था, ठीक है। माइनर ने बोरो किया और उसके अगेंस्ट में जो लोन दे रहे हैं उन्होंने क्या किया? मॉर्गेज कर ली प्रॉपर्टी को, साइन वाइन हो गया, ठीक है। अब कुछ महीनों के बाद ही जो माइनर था वो मेजर में कन्वर्ट हो गया, 18 ईयर्स से अबव हो गया, ठीक है। जैसे वो मेजर हो गया, 18 ईयर्स से अबव हो गया, तो उसने क्या कर दिया? उस जिससे लोन लिया था, उसने बोरो किया था और जिसके पास मॉर्गेज कर रखा था अपनी चीज़ों को, उसके ऊपर केस कर दिया। और केस इस बेसिस पे कर दिया कि जब मुझसे ये सामान मॉर्गेज कराया गया तो मैं माइनर था, मतलब मैं कम्पिटेंट पर्सन नहीं था। तो इन दैट सिनेरियो जो पूरी चीज़ें हुई वो गलत हुई और इसीलिए मैं इनका पैसा उधार नहीं करूँगा, ये कोई मॉर्गेज नहीं होगा। ये केस हुआ। तो इस केस में जो जजमेंट आया वो जजमेंट यही आया कि भाई माइनर से, भले ही माइनर बाद में मेजर हो गया, तो आप माइनर का किया गया एग्रीमेंट रेटिफाई नहीं कर सकते, है ना। तो वो माइनर था और उस वक्त आपने एग्रीमेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब वो पूरी तरीके से वॉइड हो गया, ठीक है, गलत हो गया, व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। इसी तरह बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस क्या था? लव एंड अफेक्शन का केस था। लव एंड अफेक्शन का केस मतलब कैसे समझिए कि जो बेल्फर, मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर, हस्बैंड वाइफ के बीच में केस था। तो इनके बीच में केस क्या है? ये लोग किसी वेकेशन पे गए घूमने के लिए वहाँ पे गए और जो मिस्टर बेल्फर थे उनको किसी काम से दूसरी कंट्री में, श्रीलंका मतलब, वहाँ जाना पड़ा और जो मिसेस बेल्फर थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मिस्टर बेल्फर ने कहा कि जब तक आप यहाँ रहते हो और वापस अपनी जगह नहीं जाते हो तब तक मैं यहाँ रहने का खर्चा उठाता रहूँगा। ऐसा किसने कह दिया? मिस्टर बेल्फर ने कह दिया। और जब ये सब बातें हुई तब उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। अब क्या हो गया? मिस्टर बेल्फर चले गए श्रीलंका और अब इनका रिलेशन उतना अच्छा रहा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? इनके डाइवोर्स भी होने को आ गए। तो ऐसे सिनेरियो में मिसेस बेल्फर ने, और इसी वजह से मिस्टर बेल्फर ने पेमेंट देना बंद कर दिया। जो पैसे भेजते थे उनके रहने के लिए उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिए। तो मिसेस बेल्फर क्या कर दी? मिसेस बेल्फर ने केस कर दिया कि भाई इतना पेमेंट करने का उन्होंने हमसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो इतना पेमेंट करेंगे और अब मुझे वो हर महीने का खर्चा नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है, अब उनसे वसूली की जाए। तो इस बात पे ये हुआ कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना तो लीगल इंटेंशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे इंटेंशन लीगल नहीं था। मिस्टर बेल्फर ने मिसेस बेल्फर को जो वादा किया कि हम आपको जब तक आप यहाँ हो हम आपको पैसे देते रहेंगे, वो किसकी वजह से किया? लव एंड अफेक्शन की वजह से किया, ना कि कोई लीगल सर्कमस्टांसेस की वजह से किया गया है। तो इसीलिए ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, है ना, ऐसा कोई बाउंडेशन उन पर नहीं होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि लीगल इंटेंशन का होना ज़रूरी है। तो ये बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस था। वैसे यहाँ पे आंसर होगा मोहिरा बीबी वर्सेस धर्मदास का केस। हम चिनैया वर्सेस रमैया का केस भी आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज। तो लिखित तथा पंजीकृत किया हुआ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मतलब राइटिंग में ऐसा कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट जो बिना किसी कंसिडरेशन के हुआ, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन प्यार और स्नेह की वजह से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो क्या वो पूरी तरीके से वॉइड होगा, रीजनेबल होगा, वैलिड होगा, अनएनफोर्सेबल होगा? तो दैट इज़ वैलिड, है ना, क्योंकि लव एंड अफेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शनल केस कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेस अंडर इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज सिमिलर टू। तो जो ड्यूरेस का कॉन्सेप्ट है वो अंग्रेजी अनुबंध कानून के तहत ड्यूरेस की अवधारणा का समान किससे है? तो दैट इज कोएर्जन से है ना।
कोएर्जन मतलब आपको डरा के, धमका के, आपको जैसे आपके ऊपर गन पॉइंट पे आपको रख के और बोला जाए ये काम कर दो, तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब कोएर्जन कहलाता है। तो इस चीज़ को थ्रेट करना है ना, वॉयलेंस करके, थ्रेट करके आपको कोई चीज़ कराना, तो इसको इंग्लिश लॉ में, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, देखिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको कोएर्जन कहा गया, जबकि वहीं इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसको ड्यूरेस बोला गया है। कोएर्जन को ही ड्यूरेस बोला गया है, राइट। बेसिक मीनिंग क्या होगी इसकी कि आपको डरा धमका के काम कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनैया वर्सेस रमैया केस इज रिलेटेड टू। तो चिनैया और रमैया का केस किस चीज़ से रिलेटेड है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। लेकिन ये क्यों हो रहा है पहले इसको समझ लीजिए। चिनैया वर्सेस रमैया का बेसिकली केस क्या था, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे प्रॉमिसर या प्रॉमिसी, तो कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए इसका मतलब समझना ज़रूरी है। तो चिनैया और रमैया का केस हुआ था एक लेडी की वजह से। एक लेडी थी जिनकी जो सिस्टर थी वो चिनैया थी, और जिनकी बेटी जो थी उस लेडी की वो थी रमैया, एक ओल्ड लेडी थी। उन लेडी ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चिनैया को दे दिया और अपनी कुछ प्रॉपर्टी का जो पार्ट है, स्टेट का पार्ट है, वो गिफ्ट किया अपनी बेटी रमैया को भी, ठीक है। पर जब रमैया को गिफ्ट किया ना, तो गिफ्ट डीड में ये बात भी मेंशन कर दी कि आप एनुअली जो है 653 या 655 मतलब 655 या 653 रुपये आप मतलब फिक्स किया एक अमाउंट, उतना रुपये आप जो है एनुअली पे करेंगे, ठीक है। मैं आप मतलब लेडी ने क्या कहा कि ये प्रॉपर्टी हम गिफ्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन आप एनुअली इतना रुपये जो है आप किसको देंगे? चिनैया को देंगे, अपनी सिस्टर के लिए बोला। डीड किसके बीच में हो रही है? लेडी के बीच में और इसकी बेटी के बीच में। गिफ्ट कौन कर रहा है? लेडी कर रही है अपनी बेटी को, लेकिन कह रही है कि प्रॉपर्टी हम आपको गिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट करना होगा एनुअली वो आप किसको करने वाले हैं? अपनी सिस्टर को। वो लेडी अपनी सिस्टर को करवा रही है, चिनैया को करवा रही है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, वो रमैया देती रही। एट द एंड क्या होता है, लेडी की डेथ हो जाती है। जब लेडी की डेथ हो गई तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। रमैया ने क्या किया, पेमेंट करना बंद कर दिया, और पेमेंट करना बंद कर दिया तो चिनैया ने केस कर दिया। चिनैया ने केस इसलिए किया कि भाई हर साल जब उनको पैसा मिलना था और ये सब उनकी सिस्टर ने एग्रीमेंट किया था और कहा था, तो रमैया को देना चाहिए। अब रमैया ने कहा कि जो बात हुई थी वो हमारे और किसके बीच हुई थी? लेडी के बीच में हुई थी, हम दोनों के बीच में हुई थी। तो हाँ, प्रॉमिसर वो थे और प्रॉमिसी तो हम दोनों थे। तो चिनैया तो कहीं आती ही नहीं है, तो अब मैं उनको पेमेंट क्यों करूँ, क्योंकि जब वो है ही नहीं है तो अब हम पेमेंट क्यों करें? ये बात मेन था। तो यहाँ पे जो जजमेंट आया वो ये आया कि भले ही ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट लेडी और रमैया के बीच में हुआ था। लेडी ने रमैया को कहा था कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ अपनी बेटी को, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट वैलिड है कि आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो सेम चीज़ में ये भी मेंशन था कि आपको इतना रुपए भी इस पर्सन को देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भले ही वो पर्सन हट जाए, थर्ड पार्टी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो वैलिड होगा, वो आपको करना ज़रूरी होगा, राइट। तो अब यहाँ पे जो ये कंसिडरेशन है, जो पेमेंट करना था, वो किसको करना है? मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब किसी और पर्सन को भी वो मूव किया जा सकता है, किसी और पर्सन को भी दिया जा सकता है, राइट। जबकि इंग्लिश लॉ में, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो गया चिनैया वर्सेस रमैया का केस, है ना। यहाँ पे भले ही लेडी की डेथ हो जाती है, लेकिन जिस पर्सन को देना था उसको दिया जा रहा है, थर्ड पर्सन को दिया जाएगा, है ना, ऐसा जजमेंट आया था। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या कहा गया? इंग्लिश लॉ में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ कहा जाता है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, सिर्फ प्रोमिसर के डिज़ायर पे ही कंसिडरेशन मूव करेगा। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन लॉ में क्या कहा गया कि कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी और किसी थर्ड पर्सन के उस पर भी मूव किया जाएगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन देखिए पूरी स्टेटमेंट क्या होती है, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन बट ओनली इन द कंडीशन वेयर ही इज बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तभी होगा जब वो बेनिफिशियरी होगा कॉन्ट्रैक्ट का। चिनैया के लिए चिनैया के फेवर में केस क्यों आया? क्योंकि चिनैया उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी थी, थर्ड पार्टी थी पर वो बेनिफिशियरी थी। तो इस तरह का काम थर्ड पार्टी में मूव तभी होगा जबकि कोई थर्ड पार्टी जो है वो बेनिफिशियरी हो। सो फुल स्टेटमेंट क्या होता है? बट ओनली इन द कंडीशन वेयर ही और शी इज बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ फ्रॉड। इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो धोखाधड़ी में शामिल नहीं होता है? ठीक है,
इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट, हमने जानबूझ के, इंटेंशनली, जानबूझ के मैंने गलत बात रखी है, गलत फैक्ट रखा है, तो ये क्या फ्रॉड है? यस, ये फ्रॉड है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉड नहीं है, जो ऐसा कौन सा चीज़ जो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जब मैं इंटेंशनली गलत काम करूँगी तो फ्रॉड है ही है। नेक्स्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, जानबूझ के फैक्ट्स को, सच्चाई को छुपाया गया हो, चुराया गया हो, तो यस, ये भी फ्रॉड है, क्योंकि मैंने जानबूझ के एक्टिवली जो चीज़ सही थे, सही दिख रहे थे, उसको मैंने छुपाया है। तो ये क्या है? ये फॉल्स है, ये फ्रॉड है। इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, अनजाने में, मुझे पता ही नहीं था और मैंने गलत चीज़ कर दी, तो ये फ्रॉड है। मैंने फ्रॉड किया नहीं, जब मुझे ही नहीं पता था तो कैसे फ्रॉड हो गया? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, मैंने ऐसा कोई वादा आपसे किया जो मैं जानती थी कि मैं नहीं करूँगी, मैं करने वाली नहीं थी, फिर भी मैंने आपसे वादा कर लिया, तो ये फ्रॉड है, ये गलत काम है, राइट। सो इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, अनजाने में हमने कोई बात कह दी, वो आपका फ्रॉड नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अंडर सेक्शन, तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सेक्शन 30 के अंदर वॉइड होता है, राइट। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत बाजी लगाने वाला अनुबंध व्यर्थ है सेक्शन 30 में। अब देखिए, वैगरिंग, बाजी वगैरह, जैसे मतलब आपका क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है कि वैगर मतलब वर्ड का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैगर? वैगर मतलब बाजी शब्द का क्या अर्थ होगा? सो आंसर इज व्हाट? बैटिंग और गैम्बलिंग, ऑप्शन नंबर सी। सट्टेबाजी करना है, जुआ लगाना, जैसे क्रॉस वर्ड, पजल गेम, ये सब जो कर रहे हैं, हॉर्स रेस में गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये सब वैगरिंग में आता है, राइट। लेकिन इसी में वैगरिंग से मिला जुला शब्द है, लेकिन फिर भी ये अलग है, ये वैलिड होता है, जैसे कि चिट फंड वगैरह हो जाते हैं ना, इस तरह की निधि विधि है, ये सब वैगरिंग से मिला जुला है, लेकिन ये सब लीगल जाता है। लेकिन ये गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब पूरी तरीके से वॉइड माना जाता है सेक्शन 30 के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगन्नाया कम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी केस रिलेट्स टू, तो ये जो केस था वो पूरी तरीके से कोएर्जन का केस था, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरेशन इज नोन एज, कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं? क्विड प्रो क्यू कहते हैं। क्विड प्रो क्यू मतलब समथिंग इन रिटर्न, आपने कुछ किया इसलिए कुछ मिला, आपने ये काम किया इसलिए इन रिटर्न आपको ये मिला। तो कंसिडरेशन का मतलब यही होता है, किसी चीज़ को करने की वजह से कुछ मिलना, तो समथिंग इन रिटर्न, कुछ की वजह से कुछ रिटर्न मिलना, क्विड प्रो क्यू, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when one person is in a position to dominate the will of other party and he uses the position to obtain the consent, it is called, तो जब एक पार्टी, एक पक्षकार दूसरी पार्टी की इच्छा शक्ति को, मतलब उसकी विलिंग को, उसकी विलनेस को प्रभावित करने की स्थिति में है, मतलब वो ऐसी किसी पोजीशन को होल्ड करता है कि जो दूसरे की पर्सन की विल को चेंज कर सकता है, और वह अपनी इस स्थिति का प्रयोग सहमति प्राप्त करने के लिए करता है, तो वो क्या होगा? तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं कंपनी में हूँ और मैं उस कंपनी के MD हूँ, और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो मैं आपसे कोई गलत काम करने के लिए कह रही हूँ, और इस बेसिस पे कह रही हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा या आपकी सैलरी कम कर दूंगा। तो ये क्या हो गया? मैं अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या कर रहा हूँ? आपको किसी गलत चीज़ को करने के लिए प्रभावित कर रहा हूँ। आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी मैं आपसे करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन होल्ड करता हूँ, तो ये मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16। अगर आपको याद हो, मैंने पहले डिस्कस किया 14 फ्री कंसेंट, याद है आपको? 14 आपका क्या हो गया था? फ्री कंसेंट हो गया था। इसी तरीके से 15 कोएर्जन हो गया था, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया था, 17 फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 हो गया और मिस्टेक 20 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिड इज एन ऑक्शन सेल, बिड एट एन ऑक्शन सेल क्या होगा? एक नीलामी बिक्री में बोली क्या होती है? तो अगर ऑक्शन सेल लगी हुई है, नीलामी हो रही है किसी चीज़ की, तो वहाँ पे जो लोग बिड लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, वो क्या है? तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर है ना। ऑप्शन नंबर ए, हम सीधा बोली लगा रहे हैं, हम इसे 20 लाख में खरीदेंगे, हम इसे 30 लाख में, तो हम तो एक्सप्रेस ऑफर कर रहे हैं कि इतना हम प्राइस में परचेज करेंगे। तो एन एक्सप्रेस ऑफर टू बाय, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक स्पष्ट प्रस्ताव है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट इज वन विच इज, तो गैर अनुग्राहिक निक्षेप वह होता है जो कि, तो मतलब एक नॉन ग्रेटिट्यूस कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ कंसिडरेशन समझिए, तो वो चीज़ नहीं है, तो वो किस तरह का बेलमेंट हुआ? तो सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, क्योंकि नॉन ग्रेटिट्यूस है। सो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ बेलमेंट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ। तो बेलमेंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर किस चीज़ का होता है, ओनरशिप का, पोजेशन का, ओनरशिप ऑफ पोजेशन का या कस्टडी का। सो आंसर विल बी व्हाट, सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर होता है ना। तो बेलमेंट मतलब निक्षेप, तो निक्षेप में जिस चीज़ का लेन देन में जिसका हस्तांतरण होता है वो क्या चीज़ होती है, तो वो सिर्फ पोजेशन का होता है। जैसे मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी आपको दे दी, ओनरशिप नहीं दी, मालिक मैं अभी भी हूँ, सिर्फ मैंने आपको रखने के लिए, संभालने के लिए उठा के दे दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने सिर्फ पोजेशन, आपको रख रखाव का अधिकार दिया है, ओनरशिप अभी भी मेरे पास है। तो इस तरह का जब कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज बेलमेंट। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में अपनी ज्वेलरी रख रहे हो, आप बैंक में अपना लॉकर में कोई सामान रख दे रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, आप अपना जो सामान उठा के बैंकर को दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप बेलमेंट कर रहे हो। आप उनको सिर्फ अपनी गुड्स की, अपनी चीज़ों की आप उनको संभाल के रखने की पोजीशन दे रहे हो कि आपके पास रखे रहेंगे, ओनरशिप आज भी आपकी है। तो दैट इज व्हाट, बेलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हाउ मेनी एग्रीमेंट्स आर देयर। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, प्रतिबुद्धि के अनुबंध में कितने ठहराव होते हैं, मतलब कितना एग्रीमेंट होता है। तो देखिए 3 तरीके का एग्रीमेंट होता है, क्योंकि पार्टी भी 3 होती है, गारंटी होगा तो 3 लोग होंगे, एक डेटर होगा, एक क्रेडिटर, तो मेन यही हो गए, लेने वाला देने वाला, और एक कौन हो जाएगा आपका, श्योरिटी। तो 3 लोग हो गए। अब 3 लोग होंगे तो 3 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। एक हो जाएगा बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, लेने देने वाले के बीच में। दूसरा हो जाएगा क्रेडिटर और श्योरिटी, राइट। तीसरा हो जाएगा श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। तो भाई जिसने श्योरिटी ली है, गारंटी ली है, वो क्रेडिटर के साथ करेगा कि भाई अगर ये नहीं देंगे तो हम दे देंगे, तो उसने क्रेडिटर के साथ गारंटी कर ली। फिर वो डेटर से भी करेगा, हम आपका दे तो दे रहे हैं लेकिन आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, तो श्योरिटी एंड डेटर के बीच में भी हो जाएगा। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 मतलब इसमें 3 एग्रीमेंट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नो एक्शन इज टेकन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। यदि कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध के खंडन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा गया पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अनुबंध की समाप्ति की समय सीमा क्या है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म कब हो जाएगा, उसका डिस्चार्ज होने की क्या टाइम पीरियड है, तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाई circumstances. Option number C is the right answer. Next question है, guarantee obtained by the creditor by keeping silence as to material circumstances. तो जो ऋणदाता है, ऋणदाता तो व्यवहार की महत्वपूर्ण परिस्थितियों को मौन रहकर प्राप्त की गई प्रतिभूति होती है। तो अगर जो गारंटी ऑब्टेन कर रहा है क्रेडिटर से, वो कुछ बता रहे हैं, मटेरियल सर्कमस्टांसेस है लेकिन वो चुप है, कोई बता ही नहीं रहा, कीपिंग साइलेंस, है ना, शांत रखे, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, इस तरह के सर्कमस्टांसेस, तो वो क्या कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ डेफिनेट पर्पज इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन मतलब एक निश्चित उद्देश्य, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया माल की सुपुर्दगी कहलाती है। सिर्फ देखिए माल दिया जा रहा है, मतलब गुड्स प्रोवाइड किया जा, पोजीशन दिया जा रहा है, मेरे पास से आपके पास सामान गया है ना, देखिए ओनरशिप की बात नहीं हो रही है, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप संभाल के रख लो, हम 2 दिन बाद ले लेंगे, इस तरह से कोई चीज़ हुई है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते थे, इसको हम कहते हैं बेलमेंट। ऑप्शन नंबर डी, निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट ऑफ ज्वेलरी इन अ बैंकर्स लॉकर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, पहले ही बता दिया, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पज, राइट, क्योंकि बेलमेंट में यही तो होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप पोजीशन दे रहे हो, है ना, ओनरशिप नहीं दे रहे हो, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी इज अ टाइप ऑफ। तो इंडिमनिटी क्षतिपूर्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट इज व्हाट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि हो या ना हो, है ना, मतलब पॉसिबिलिटी, चांसेस है ऑकर होने का या ना होने का, कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। तो ये जो क्षतिपूर्ति की बात है भाई, जब लॉस होगा तो इंडिमनिटी होगा, लॉस नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लॉस हुआ या नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, राइट। जैसे LIC वगैरह है ना, ये सब क्या है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ a new contract is substituted in place of old one where parties remain the same but one or more of the terms of the original contracts are changed, it is called। तो पुराना कोई अनुबंध था, उसके पुराना कोई अनुबंध है मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी जगह पे आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया, एक नया अनुबंध प्रस्तापित किया,
तो और जिसमें जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, ओल्ड वाले को हटा के एक नया कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, तो दोनों पार्टीज़, मतलब जो आपके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की पार्टीज़ हैं वो दोनों सेम हैं, है ना, जो पुराने में थी। लेकिन अब नए आप क्यों करने गए? क्योंकि कुछ कंडीशंस चेंज हो जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ओल्ड की जगह पे नया आया और नए में पार्टीज तो सेम है, बस कंडीशन चेंज हुई हैं। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? इस तरह को हम नोवेशन कहते हैं, नवाकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन प्रायर to the due date of performance the promisor absolutely refuses to perform the contract is known as। तो जब आपको परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जो ड्यू डेट थी उसके जस्ट पहले प्रॉमिसर पूरी तरीके से मना कर देता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक ने कर दिया ना, एक की तो बात नहीं थी, एक ने कर दिया, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्लेन्ड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गर्भित और अर्ध अनुबंध, है ना, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इनको बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68 और 72, सेक्शन 68 इम्प्लाइड एंड 72 कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया गया है, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।